अस्सलाम वालेकुम। आप लास्ट क्लास में हमारा डिस्कस हुआ था ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कि हम ऑनलाइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने ये कहा है और वो सारी बात डिस्कशन हुई है। मैंने ईमेल फॉरवर्ड आपकी की हुई है, उसमें अभी ओरिएंटेशन वीक जो है उसकी वजह से वो थोड़ा बिजी हैं और न्यू बैच भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग टाइम टेबल को अपडेट करेंगे। फिर उस केस में ये हो सकता है आपका टाइम टेबल ये वाला चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम टेबल को एडजस्ट करना पड़ेगा। सेम टाइम में अब साइंस क्लास में जो हम रूम लेंगे उस टाइम पे कोई और रूम वहाँ पे क्लास ले रहा होगा, तो हमें वो टाइम टेबल को एडजस्ट करने के लिए बाकी सारा टाइम टेबल आपका डिस्टर्ब होगा। HCI के टाइम टेबल को अगर एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट ने जो भी रिक्वेस्ट की है कि हम ऑन कैंपस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये तो आप वैसे ही आके बैठ जाते हो यहाँ पे, तो यहाँ तो हम टोटली ऑनलाइन कर सकते हैं या टोटली कैंपस पे कर सकते हैं। इसकी ये वाली जो ऑप्शन है ये वाली एग्जिस्ट नहीं करती। उस केस में आपकी ये वाला वीक तो ऐसे ही क्लास होगी। नेक्स्ट वीक में होप सो जो है शहजाद से मैंने किया हुआ है मेल, से कहा है कि ओरिएंटेशन एक दफा गुजर जाए, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए, टाइम टेबल उनका भी एडजस्ट करना है, तो उसमें वो टाइम टेबल एडजस्ट कर देगा। अगर हो जाता है तो होप सो हो जाएगा, 80% चांसेस हैं ये। अच्छा, मैंने आज के वो आपने LMS जो है वो ज्वाइन कर लिया हुआ है। LMS पे आप एनरोल हो चुके हैं। मैंने वहाँ पे एक असाइनमेंट एक शेयर किया है सेशन 2 में, शायद वीक 2 सेकेंड वीक है हमारा ये। सेकेंड वीक में एक असाइनमेंट होगी जिसके अंदर मैं थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको इसको थोड़ा बता दूं कि करना क्या है। लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि आपने आइडियाज लेके आने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन लेके आया है? आइडियाज सोचे हुए हैं आपने? बेटा अभी समझने की बात ही नहीं हो रही। हम डिजाइन का हमारा जो 2 लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने जस्ट आपको बताया है कि हर जगह में डिफरेंट डिजाइन प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपको अभी समझ नहीं आया, आप दोबारा यूट्यूब पे जाएं, प्रीवियस लेक्चर को दोबारा से सुन लें। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी ना, दोबारा से कंप्लीट वो स्टार्ट हो जाएगा वही लेक्चर, तो उस केस में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, हम आगे मूव ही नहीं कर सकेंगे। आप एक दफा दूसरा सुन के आए, अगर फिर भी आपको कोई इशू लगता है, आपको समझ नहीं आ रही मैंने आइडिया कैसे सेलेक्ट करना है, तो आप इंडिविजुअली मेरे काउंसलिंग आवर्स में ऑफिस में आके समझ सकते हैं कि मुझे कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगी तो हमारा ये वाला पूरी स्टार्ट वेस्ट हो जाएगी। तो आइडियाज आप लोगों ने सोच लिए हैं? ठीक है। मैंने पहले तो इसकी डेडलाइन रखी थी कि मैं फ्राइडे को आपसे लूंगी, लेकिन अभी मैंने ट्यूसडे कर दिया है। अब इतना ज्यादा आपको एक टास्क के लिए मार्जिन दिया गया है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे बेटर तरीके से करोगे। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। ये आपका प्रोजेक्ट होगा, टर्म प्रोजेक्ट एक होगा जो कि छोटे छोटे टास्क में मैंने डिवाइड कर दिया है, ताकि आप इजीली उसे मैनेज कर सको। लास्ट पे आपके ऊपर बर्डन ना हो जाए कि ये हमारा प्रोजेक्ट सारे का सारा पड़ा हुआ है। अब फर्स्ट उसका टास्क क्या है कि आपने आइडिया सोचना है कि आइडिया क्या करना है। वो 26 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट है। ये मैंने LMS पे सेकंड वीक में असाइनमेंट वाले सेक्शन में अपलोड कर दिया है आइडिया प्रपोजल के नाम से। इस स्टेज पे आपको क्या क्या बताना है, मेन इसमें चीजें क्या होनी है, जो आप किस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जनरल बात करती हूँ, मुझे LMS का इंटरफेस अच्छा नहीं लग रहा। LMS के इंटरफेस में कोई इशू आ रहा है, आप उसे इम्प्रूव करने जा रहे हो, आपने बताना है क्या इशू है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बहुत सी एग्जाम्पल दी हैं कि मुझे ये फैन का स्ट्रक्चर, मुझे ये सेल जो है ये ठीक नहीं लग रहा, अगर मुझे इसका इंटरफेस ठीक नहीं लग रहा, तो इसमें जो चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है आपने वो चीज बतानी है। किसी भी चीज में जो इशू आ रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा है कि आपने क्या करना है, नॉर्मल
लाइफ में से किसी भी जगह पे आप देखते हैं तो बहुत सी चीजों में आपको मसले पेश हो रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, मैं यूज, जैसे आप चलते हुए टाइपिंग करने से जो होता है एरर ज्यादा आते हैं, बजाय इसके आप बैठ के मैसेज लिख रहे हो तो आप आराम से वो कर लेते हो, जब चलते हुए टाइप करते हो तो मिस्टेक ज्यादा होती हैं। अब वो मिस्टेक्स क्यों होती हैं, आपको ये प्रॉब्लम पता है, अब वो मिस्टेक्स क्यों होती हैं, किस रीजन की वजह से होती हैं, आपने सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। इस स्टेज पे आप सिर्फ इसी जगह पे हो कि आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली, चलते हुए जो है ना मैसेज टाइप करने में मसला आता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, देन उसके बाद हमारा स्टेप वाइज ये काम चलेगा, जैसे जैसे हम साथ लेक्चर पढ़ते जाएंगे, आइडिया इसीलिए इनिशियल स्टेज पे कह रही हूँ ताकि साथ साथ काम होता जाए। अब प्रॉब्लम फाइंड आउट होगी, आपने बताना है इसके यूजर्स कौन है। अगर कोई भी चीज आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसका कोई यूजर होता है, लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट तो मार्केट में कौन से लोग उससे यूजर करेंगे, कौन सी यूजर कम्युनिटी है, आपने ये डिफाइन करना है। एक की प्रॉब्लम क्या है इस स्टेज पे आपने बताना है, दूसरा सेकंड स्टेज क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोर डिफरेंट डिजाइन प्रॉब्लम्स, सजेस्ट एन आइडिया दैट कुड बी योर टर्म प्रोजेक्ट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। अच्छा, राइट अ पैराग्राफ दैट आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, यूजर्स कौन से होंगे, आप जिस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप कहते हैं ये मसला है और इसको आपने इम्प्रूव करना है, तो कौन सी यूजर कम्युनिटी होगी जिसको इससे फायदा मिलेगा, किन लोगों ने यूज करना है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस, आप इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी वर्थ है, ऐसे तो नहीं है कि उस चीज की कोई यूज ही नहीं है, आप छोटी ऐसे कोई ऐप लेके आते हैं जिसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं करता, अननोन सी कोई ऐप है और इसको आप कहते हो कि मैं ये इसको इम्प्रूव करने जा रहा हूँ। सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, जितनी कोई चीज की आप ज्यादा इम्पोर्टेंट वो लेके आओगे, नोवेलिटी लेके आओगे या कोई इम्पोर्टेंट चीज लेके आओगे, उतना आपके लिए ज्यादा, जितनी एफर्ट पुट करेंगे, ये टास्क मैं कंप्लीट आपको स्टेप्स में करवाऊंगी, इस पे जितनी आप एफर्ट पुट कर लेंगे आपके लिए ये बहुत अच्छी एक अप्रोच बन जाएगी। आप कोशिश कीजिएगा इसमें प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से लेके चले। अब यहाँ पे आपने इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम की क्या है आइडेंटिफाई करनी है। अगर ऑलरेडी दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक के ऑलरेडी टेक्निकल सोल्यूशन अवेलेबल है, मैंने जैसे एग्जांपल दी थी कि मालक सियालकोट में मैं कहती हूँ कि वो नहीं है अवेलेबल शॉप लोकेटर, मैं डिफरेंट जगह पे वो मुझे नहीं पता कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ढूंढना है कि एथनिक किस फ्लोर पे है, अब मैं बारी बारी हर पे मूव करूंगी और फिर फाइंड आउट करूंगी, इतना टाइम वेस्ट करूंगी। आपने यूजर, मेनली चीजें बनाई क्यों जाती हैं, यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए ताकि उसके लिए आसानी पैदा हो जाए। अब वहां पे आप कोई भी आप न्यू चीज कर सकते हैं, नई उसका इंटरफेस बना सकते हैं, जहां आप कोई भी जो पुरानी चीज है, जैसे ऑलरेडी कोई इंटरफेस बना हुआ है, आप उस इंटरफेस को इंप्रूव भी कर सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, एक कि ऑलरेडी कोई चीज है जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे मसला है, फॉर एग्जांपल आप बैंक ऐप यूज करते हैं, आप कहते हैं कि इस बैंक ऐप में ये बहुत बड़ा एक मसला मुझे पेश आ रहा है, और अगर आपको कोई फील हो रहा है ना प्रॉब्लम है, तो आपकी तरह लाखों लोगों और को भी वो मसला लग रहा होगा। आप यूनिक इस तरह से नहीं होते, आपकी तरह के बहुत से लोग होते हैं, ह्यूमन, सारे ह्यूमन जो होते हैं उनको वो मसला पेश आ रहा होता है। अब वो प्रॉब्लम अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, जैसे एचपीएल के ऐप में आपको लगा है कि कोई मसला है, आप कहते हो कि ये चीज मुझे बहुत इरिटेट करती है, तो उस चीज को आप रेक्टिफाई करने के लिए आप कहते हो कि मैं इसे इम्प्रूव कर दूँ। अब वो ऑलरेडी बनी हुई है, उसको आप इम्प्रूव भी कर सकते हो, उसके डिजाइन के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर आप जो एक नई चीज जो ऑलरेडी वहां पे टेक्निकल सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो आप वो भी प्रपोज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पहले मैनुअली टोटल हो रहा है, हम एक नया पेश कर रहे हैं कि एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और डिजाइन को इम्प्रूव करना चाहिए, और उसके लिए आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे कंप्लीटली उसकी, लेकिन आप डिजाइन को बेटर बना लोगे। आप हमने इस सारे कोर्स में डिजाइन फ्रंट एंड वाली साइड पे रहना है, हमने बैक एंड नहीं बनाना, फ्रंट एंड वाली पे रहना है, और सारे टास्क जितने भी होंगे कोर्स में आपको फ्रंट एंड के रिलेटेड होंगे। यहाँ पे चीज समझ आ गई है, इम्प्लीमेंट भी करेंगे लास्ट तक।
किसी में भी कर सकते हैं आप, ड्रैग ड्रॉप वाले टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनमें आप कर सकते हैं। वो डिफरेंट टूल्स की मैं आपको लास्ट पे, जैसे मैं आपको टास्क दिया करूंगी उसके रिलेटेड मैं इतना एक तो बहुत ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं होती है इनिशियल स्टेज पे कि आप लॉन्ग टर्म उसे कंप्लीट। एक और होती है चीज, जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं हम सोचते हैं कि हमें एंड तक सब पता होगा, हमें उस स्टेज तक नहीं पता होता। हम जितना आपको स्टेप्स दिए जाते हैं आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, उतना आपने परफॉर्म कर लिया, आगे आपको समझ आने लग जाती है। आपने हर स्टेप पे जब आप एक प्रोसेस ठीक को फॉलो करते हो तो लास्ट पे जो आउटपुट आती है कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बन ही जाता है। अगर आपने स्टेप्स पे काम नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे के छोड़ देती हूँ, पूरा सेमेस्टर मैं पूछती नहीं हूँ, एंड पे जाके मैं कहूंगी आज लास्ट दिन भी ऐसे बैठे होंगे कि आपने शायद 1 घंटा लगा के सारे प्रोजेक्ट सबमिट करवाओगे, लास्ट पे आपने ऐसे छोड़ा होगा। इस चीज को खत्म करने के लिए मैं आपको टास्क में काम करवाऊंगी और हर टास्क में हर स्टेज पे सोचा करेंगे जितना आपने काम किया। अब जैसे आप इम्प्लीमेंटेड की बात कर रहे हैं, किसने इम्प्लीमेंट करना है, आपकी माइंड में अभी ये चीज आ गई है। आप अभी किस चीज पे, एक होता है प्रॉब्लम का पर्सपेक्टिव, एक होता है सोल्यूशन की तरफ। रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट की स्टेज होती है, एक होता है सोल्यूशन। हमारे माइंड में क्या आता है, नॉर्मल ह्यूमन साइकी है कि आप कोई भी प्रॉब्लम आती है आप सोचते हो कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा, मैं इसको इम्प्लीमेंट, हम फौरन सोच लेते हैं डिजाइन, हमने कोड कैसे लिखना है, आप ये भी सोच लेते हो भी इवन डाटा स्ट्रक्चर इसमें कौन सा यूज करना है, हम वो इंटीजर ABC लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये इस तरह से हम यूज टू होते हैं। आपकी जैसे आपने कुछ कोर्सेज पढ़े होते हैं ऊप और क्या कौन से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इस तरह की कोर्सेज, इनमें आपको असाइनमेंट बहुत सी मिलती हैं और आपने कभी भी, क्या होता है असाइनमेंट बनाते मिलके साथ आप कुछ प्लान नहीं करते, कुछ भी नहीं सोचते डिजाइन कैसा होगा कैसे चलेगा, आप डायरेक्टली उसकी कोडिंग स्टार्ट कर देती हो, तो ये एक बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस होती है एक्चुअल में। शायद आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स में पढ़ा भी होगा ये सारी चीजें। तो ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस होती है। आपने क्या करना होता है, पहले उसको सोचे। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाले लोग जो हैं वो उसे सोच के उसका डिजाइन बना के ये हम डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सूडो कोड पहले लिख देते हैं। अब सूडो कोड से ट्रांसलेट करना प्रोग्रामिंग में कोई खास एफर्ट नहीं होती, शायद 5 मिनट लगते हो मैक्सिमम। और जिन लोगों ने सोचा नहीं वो डायरेक्टली स्टार्ट कर दिए हैं, आपको 2 लाइनें आती हैं कि आपने INT ये लिखना है, नेम लिखना है, और आप स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद फौरन 2 मिनट के बाद आप स्टक हो जाते हो, आप आगे क्या करें। आपने क्योंकि डिसाइड नहीं किया होता, आपने उसकी लॉजिक को सोचा भी नहीं होता। तो इस स्टेज पे क्या किया करें, जो एक तो जो स्टेज है उसी पे रहे, हर जो होगी जैसे इम्प्लीमेंटेशन अगर करनी है वो हमारी लास्ट पे आएगी, और इम्प्लीमेंटेशन किस में करनी है मैं आपको टूल की लिस्ट भी दे दूंगी, और आपके पास ओपन चॉइस होगी, आप किसी भी चीज में कर सकते हैं जो आपको ज्यादा इजी लगता है टूल, उसमें कर सकते हैं। इसमें कोई वो बैकएंड वाली चीजें इन्वॉल्व नहीं होगी। यहाँ की स्टेज पे क्या चीज समझनी है, मैंने 26 को जो हमारी ट्यूसडे वाली क्लास होगी तब तक आपने ये सबमिट करवाना है, और इसमें ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम अवेलेबल है। लास्ट लेक्चर लास्ट वीक में मैंने ये दिया था, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से लेके आओगे, मुझे दोबारा से इम्प्रूवमेंट की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। होना क्या क्या चाहिए, प्रॉब्लम जो आपने आइडिया सोचा है, आपको लगता है कि ये मसला है, या तो वो उसका टेक्निकल सोल्यूशन पहले अवेलेबल ही नहीं है, या अवेलेबल है लेकिन आपको लग रहा है उसमें कोई इशू है, आपने उसे इम्प्रूव करना है। एक ये चीज होनी चाहिए। दूसरा, अगर किस यूजर ग्रुप को, किस यूजर कम्युनिटी को वो टारगेट कर रहा है, आपका सोल्यूशन कौन से उसके यूजर्स होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि ये चीजें आप करेंगे तो आप क्लैरिटी आपके माइंड में खुद से आप सोचेंगे कि पहले हमने जो सोचा हुआ था, जब ये चीजें हमने डिफाइन करनी हमें पड़ गई हैं तो हमें ज्यादा क्लैरिटी हो गई है चीज की, हम क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम की, अब ऐसे कितनी इम्पोर्टेंस है उस प्रॉब्लम की, आपके इस चीज को इम्प्रूव करने से क्या बेनिफिट होगा, दूसरे ह्यूमन बीइंग को क्या बेनिफिट होगा, क्या यूटिलाइजेशन होगी, कितनी इंपॉर्टेंस वो प्रॉब्लम है, कितनी ज्यादा बर्थ रखती है। अगर ऑलरेडी कोई सोल्यूशन है तो आपने उसकी लिमिटेशन भी बतानी है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसकी लिमिटेशन बतानी है, और अगर ऑलरेडी सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपने बताना है कि आपने टेक्नोलॉजी सजेशंस देनी है कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इम्प्रूवमेंट लेके आओगे। किसी भी चीज में हम ये कर रहे होते हैं कि यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए, यूजर के लिए काम को इजी बनाने के लिए एक इम्प्रूवमेंट दे रहे होते हैं, और आपने यहाँ पे सजेशन देनी है कि कैसे करेंगे।
फर्स्ट चीज, इंडिविजुअली आइडिया की स्टेज पे आपने, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, आपने जो करनी है अपने माइंड को एक्सप्लोर करना है, अपने ज़हन को खोलना है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना। मोस्टली हमारी क्या होती है, हम यूज्ड टू होते हैं, आदी होते हैं इस बात के कि हम साथ वाला जो सोचेगा उसके ज़हन के मुताबिक, अपने ज़हन को खोलना ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं करना, बंद पड़ा रहे। आपने खुद से सोचना है, खुद इवन आप लेके बैठे, आप लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको नहीं लगा वो ठीक, उसको फेंक दें डस्टबिन में, उसके बाद एक और पेज पे लिखना स्टार्ट करते हैं। कुछ ना कुछ जो भी चीजें आएंगी, इनिशिएट नहीं हो रहा तो उसके लिए नेट से हेल्प लें, नेट से आइडिया सोच लें, देख लें, गूगल कर लें, बहुत सी चीजें। आपको इनिशिएट अगर नहीं हो रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, जैसे आपकी इस प्रोसेस को इनिशियलाइज करने के लिए, थिंकिंग के प्रोसेस को इनिशियलाइज करने के लिए मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल दी थी। जैसे टाइम, टाइम पहले टाइम का एक व्यू दिखाया था, वो डायग्राम याद है कि पहले टाइम का चेंज करने का क्या प्रोसेस था, जो कमांड प्रॉम्प्ट का था, फिर मैंने आपको एक विंडोज पे कैसे चेंज किया जाता है, इंप्रूवमेंट आती जाती है। तो अभी भी जो चल रहा है सारा सिस्टम ओवरऑल, इसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब आप क्या करोगे, आपने ये सोचना है, आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल अपने जहन से सोचना है, दूसरे के नहीं। ये हैबिट बहुत अच्छी होगी अगर आपने इसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर लोगे तो खुद से। आप सबके जो माइंड्स हैं वो इक्वल है, ये नहीं है कि साथ वाला जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से सोच सकता है तो आप उस पर रिलाई कर जाए। इंडिविजुअली इस स्टेज पे हर किसी ने एक एक पैराग्राफ सबमिट करवाना है जिसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। 5 मार्क्स होंगे इसके। एक नंबर रेलिवेंस का, डोमेन के रिलेटेड, सब्जेक्ट के रिलेटेड, आपकी जो है डोमेन उसके रिलेटेड ये चीज को अगर रेलिवेंस होगी, आप कोई बहुत इरेलीवेंट चीज नहीं लेके आए। ये रेलिवेंस का एक मार्क, नोवेलिटी, नई चीज हो ऑलरेडी, आप उसमें कोशिश करें कि कोई बेहतर, ये नहीं चीज कि वो स्क्रैच से नई चीज आपने बनानी है, आप कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज, छोटी छोटी चेंजेस जो होती हैं वो भी नई चेंजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नैपचैट मैम पहले चल रहा है। जी जी। मैम दो दो डोमेन्स के अंदर डिफरेंस बता सकते हैं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा इसमें ये इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? क्या कर जबकि सकते हैं? डेटा दोनों वेबसाइट, मतलब दो डोमेन्स के डिफरेंस बता सकते हैं कि ये डोमेन अच्छी है और ये इतनी अच्छी नहीं, जबकि डेटा दोनों डोमेन्स पे सेम है। बेटा डोमेन किस चीज को कह रहे हो? मतलब कि जो भी हमने टास्क करना है जिसके रिलेटिव। साइलेंट आवाज में है। आपने टास्क जो करना है उसमें आप क्या कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट आपने चूज किया है डोमेन का। यहाँ पे जो मैं आपको मतलब बता रही हूँ वो ये है कि जैसे HCI, आप ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पढ़ रहे हो, आप इंटरफेस डिजाइन की बात यहाँ पे कर रहे हो, टोटल हमारा कोर्स डिजाइनिंग के बारे में होगा। तो आप इसके अंदर रहते हुए, डोमेन का मतलब ये है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, वो डोमेन आपके पर्टिकुलर वो एरिया होता है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो। यही मैं कह रहा हूँ कि दो साइट्स के दो मतलब कि दो डोमेन हम लेते हैं कोई भी वेबसाइट के, उनका इंटरफेस के बारे में हम बताते हैं कि दोनों में डेटा तो सेम है लेकिन इंटरफेस दोनों का अलग अलग है जिसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत अच्छा बेटा, एक तो डोमेन वो वाली डोमेन और होती है, और यहाँ पे जो डोमेन लिखा हुआ है इस बात का मतलब मैं आपसे बता रही हूँ वो सब्जेक्ट है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में आप काम करना चाह रहे हो वो है। दूसरी है। बात, ठीक है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि दो वेबसाइट्स का हम कंपैरिजन करते हैं, और आगे क्या बात बताइए कि कंपैरिजन करके कह रहे हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब कि एक ने दूसरे की कॉपी की है लेकिन उसमें इंटरफेस की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इतनी समझ नहीं आती। अच्छा, आपको दो के कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। आप देखो जिसमें आपको लग रहा है कि एक वेबसाइट आपको लग रही है कि ये इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जरूरत है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ HEC की वेबसाइट है, आप कहते हो, या आप UMT सियालकोट की वेबसाइट ले लेते हो। ठीक है, हम UMT सियालकोट की वेबसाइट लेते हैं, हम कहते हैं कि इस वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट की स्पेस है। अगर UMT की वेबसाइट आप खोलो तो उसमें बहुत सी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जहां पे आप कहते हो कि इसे बेहतर बनाना है, वेबसाइट की एग्जांपल में। तो आपने आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम क्या है, जस्ट इस स्टेज पे डिस्क्राइब कर देना है, यूजर कौन से होंगे, लास्ट पे स्टेप वाइज हम इसे इम्प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।
जहां तक कोई कंफ्यूजन, एप्लीकेशन वेबसाइट कुछ भी चीज आप ले सकते हैं। हार्ड डोमेन एक एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द डोमेन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द डोमेन बिफोर स्टार्टिंग। डेफिनेटली मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आपको सारी लाइफ जितनी इसमें हम चीजें अंडरस्टैंड करेंगे, जितना लर्न करेंगे, वो पूरी लाइफ में कहीं पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। क्योंकि हम ACI पढ़ रहे हैं, हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं, तो हमने जो प्रोजेक्ट्स हैं हम वो डिजाइन के पर्सपेक्टिव से यूजर कोई भी आप ले सकते हो, मोबाइल के किसी इंटरफेस पे कर सकते हो, आप वेबसाइट पे कर सकते हो, आप नया सिस्टम देना चाहते हो, कोई नई ऐप बनाना चाहते हो, उस पर कर सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम हार्डवेयर की बात को उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर सकते। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो इंटरेक्शन जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, जो कि यूजर जो कुछ और परसीव करता है, लेकिन वो सामने वाला सिस्टम जो है वो कुछ और बता रहा होता है। उसके अंदर जो गैप है उसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं। जो यूजर जो देखता है और जो सिस्टम से परसीव करता है और सिस्टम में एक्चुअल में उसका क्या मीनिंग होता है, इस गैप को मिनिमाइज करना है इस सारे कोर्स का मतलब है। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी। ये टर्म प्रोजेक्ट मोस्टली हमारा ग्रुप में होता है। अब आपके सामने हमारा 7th सेमेस्टर है, हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट के अलावा हमारे 3 सब्जेक्ट और हैं, उनके भी हमारे टर्म प्रोजेक्ट होंगे। तो मैम इंडिविजुअल की बजाय ये ग्रुप में नहीं हो सकता? बेटा एटलीस्ट हमें इजी होगा हर इस पे प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट टास्क करने में। आएंगे ना, जो टास्क आएंगे ग्रुप की फॉर्म में बना दूंगी, अभी नहीं, इस स्टेज पे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना रही। आपने आइडिया को सोचना है, आपके सबके दिन आपको दूसरे पे डिपेंड नहीं करना। मुझे ये इस असाइनमेंट में इंडिविजुअल हर पर्सन का आइडिया चाहिए, और ये आइडिया इतना ज्यादा साइलेंट, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता इस पे कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है या आपके और चीजें हैं जहां पे मुझे लगेगा कि इस पे ज्यादा एफर्ट लगने वाला है, तो वो मैं टास्क लास्ट पे आपके नेक्स्ट स्टेजेस पे जाके उसको कर दूंगी, ग्रुप में मर्ज कर दूंगी। अभी एक पैराग्राफ आपने सबमिट करवाना है इसके आंसर में। ठीक है। और कोई इशू? जी जी। कुछ भी कर सकते हैं आप। एक और चीज, आगे हमारा लेक्चर आएगा, हम कॉपी नहीं कर सकते दूसरे के आइडियाज को। दूसरे के आइडियाज पेटेंट्स होते हैं। जैसे सैमसंग और आईफोन की एक बहुत बड़ी वो जंग हुई थी, जिसमें सैमसंग ने उससे फीचर को, जैसे अब आपकी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होती है तो लास्ट पे बबल आता है, जंप एक ब्लू सा कलर का नजर आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि मेरी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गई है। तो ये सैमसंग ने आईफोन का कॉपी किया था, जिसके बाद आईफोन ने उस पर केस कर दिया और आईफोन जीत गया, सैमसंग को उसको खत्म करना पड़ा और ये सारी चीजें। तो हम किसी के डिजाइन को, ये सारे कोर्सेज आप इसको इस तरह से नहीं लेके चल सकते कि हमारा तो कोर्स है, और हम एक स्टूडेंट के माइंड में होता है ये तो कोर्स है, हम कौन सा एक्चुअल में कर रहे हैं, ये चीजें इस तरह से ध्यान में लेके चलेंगे तो वो चीजें आप लर्न ही नहीं करते। एक एथिक्स में बात आती है, एक आपका एथिक है कि हम कभी भी किसी का कॉपी नहीं कर सकते। अब अगर किसी का डिजाइन पेटेंट है, उसने नया डिजाइन दिया है, तो आप उसको एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते। आप उससे अंडरस्टैंड करो, आपको एक आइडिया आ गया है, माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए यूज कर सकते हो। आपको आइडिया आया है कि आईफोन ये कर रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, उसको किसी और तरीके से कर लो। आप इस हद तक कर सकते हो कि उसको किसी और तरीके से कर लो, लेकिन आप एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते। एक चीज ये आप अपने माइंड में रखनी है जो बनाते हो। और कोई थ्योरी? चलिए साइलेंट। लास्ट हमारा लेक्चर खत्म हुआ था अभी हमारा, वहां पे हमने थोड़ी सी हिस्ट्री है, एज सच इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी गो थ्रू कर लें। देखना है मिमिक्स, वो भी आपका माइंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए है कि आप देखेंगे इस तरह चीजें हो सकती है। मेमोरी स्टैंडर्ड की शॉर्ट फॉर्म है मिमिक्स।
इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कॉन्सेप्ट बहुत पुराना पहले से दिया गया था 90s में कि क्योंकि माइंड में इतनी चीजें, इतनी बुक्स जैसे एट टाइम चीजें नहीं रखी जा सकती और उसमें से ढूंढना मुश्किल होता है, तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें 1000 ऑफ बुक्स आपकी अवेलेबल हो और आप उसको रिट्रीव भी बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत स्पीड के साथ कर सकते हो। तो इसमें मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो आइडियाज होते हैं, कोई भी आइडिया इनिशिएट करके आपका फौरन दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है वो उसकी आउटपुट नहीं आ जाती। आपका आइडिया जो होता है वो टाइम लगता है उसे मार्केट में आते तक। अभी कोई आइडिया जो है वो बहुत ज्यादा इन है, जैसे मार्केट में कोई चीज बहुत इन है, उसके पीछे कोई 20 से 30 साल की मेहनत लगी होगी। ये नहीं है कि आपके नेक्स्ट डे पे आपकी कोई आउटपुट आनी चाहिए, आउटपुट नहीं आएगी आप डिस्टार्ट होके छोड़ दोगे, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। जब आप कंसिस्टेंट होते हो और आप उस प्रोसेस को फॉलो करते रहते हो, जितनी भी मुश्किल आती है तो आपके लास्ट पे जो कोई ना कोई आउटपुट आ जाती है। 20 से 30 साल लगना कोई वो नहीं है। मोस्टली जो अच्छी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होती हैं फ्रंट टाइम में वो 20 से 30 साल पुरानी होती है, उससे काम 20 से 30 साल पहले स्टार्ट हो चुका होता है। अच्छा, एनिएक का आइडिया दिया हुआ है। एनिएक पहले बहुत बड़ा सिस्टम होता था। अब कैसे कंप्यूटर, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कंप्यूटर में, जहाँ आईसीटी कुछ इस टाइप की होती है, आईसीटी शायद पढ़ते हैं उस कोर्स में, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर का स्टार्ट कहाँ से हुआ और डिफरेंट मोबाइल यूज होते थे, बोर्ड यूज होते थे। अब देखें स्टेप वाइज, देखें कैसे इम्प्रूवमेंट आती गई है। जैसे जैसे इन चीजों में हार्डवेयर में इम्प्रूवमेंट आती है, साथ साथ इंटरेक्शन जो होती है ये चीजें पैरेलल चलती हैं, इंटरेक्शन डिजाइन भी इम्प्रूव होते जाते हैं। अगर किसी फॉर एग्जांपल सिलिकॉन चिप्स आ गई, सिलिकॉन चिप आई तो उसके बाद इंटरेक्शन डिजाइन को भी बेहतर बनाने की, इंटरफेस को बेहतर बनाया जाता है। साथ साथ ये वाली चीजें भी इम्प्रूव होती जाती हैं टेक्नोलॉजी के वो हार्डवेयर के एडवांसमेंट के साथ। कैसे इंटरेक्शन होता था एनिएक में, अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया। नहीं, अभी मैं 2 मिनट पहले ये भी बताया। ये आगे आप देखें, ये वायर्स जो हैं इस तरह से इंटरेक्शन हुआ था। इनपुट और आउटपुट कैसे दी जाती थी बोर्ड से, और ये वायर जैसे कोई फंक्शन कॉल करनी है। अब आप देखें आप फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। फंक्शन आपने ये सारे सब्जेक्ट तो पढ़ लिए होंगे, फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन को भी कॉल करते हैं। आप किस तरह से किया जाता है, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन को कॉल करने के लिए एक केबल को निकाल दिया जाता था, दूसरी को जोड़ दिया जाता था कि आप एडिशन वाली तार को लगाना है और आप सब्ट्रैक्शन वाली को लगाना है। इस तरह से इनपुट जो होती थी वो डिफरेंट बोर्ड्स के थ्रू दी जाती थी। कंपाइलर हिस्ट्री में एक आया। कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। किसने बनाया था, डॉक्टर ग्रेस हापर। ये है डॉक्टर ग्रेस हापर। ये फीमेल थी। फीमेल मोस्टली कॉन्सेप्ट होता है फीमेल को प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम जो था वो एक फीमेल ने ही बनाया था। उसके बाद ये रिटायर हो गई थी, और रिटायर होने के बाद भी इवन इसका काम इतना अच्छा था तो इसको रिकॉल किया गया था सर्विस पे, और इसके काम की वजह से इसके नाम पे, ग्रेस हापर के नाम पे इसके बाद उन्होंने शिप भी बनाया है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक शिप यूएसएस हॉपर, ग्रेस हॉपर के नाम से बना हुआ है। उसके बाद मेन 3 चीजें, बहुत सी चीजें दरमियान में आती रहती हैं, हिस्ट्री में आई हूँ कि मेन 3 चीजें थी, इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट जो सामने शो होती थी उसके ऊपर इनपुट देना, देन माउस आया, माउस के बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये यूआई आया। कमांड लाइन से यूज करना बहुत मुश्किल होता है, इवन जो टेक्निकल लोग होते हैं वो यूज कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल लोग जो होते हैं डिफरेंट फील्ड्स के वो शायद अभी यूज ना कर सकते होते अभी भी उस सिस्टम को। जो उस फील्ड में काम करते हैं वो तो यूज कर सकते हैं कमांड लाइन से, लेकिन ये सिस्टम को इतना इजी बनाया गया है यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए। आपका सिर्फ ये मकसद है कि आप यूजर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इन सारी बातों को बताने से आपको ये हो जाएगा आइडिया कि
एक फ्रंट एंड की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बहुत आपने डेटाबेस बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसका इंटरेक्शन जो है यूजर के सामने साइलेंट, आपने क्लास में आके भी बातें करनी है तो बाहर चले जाओ, बाहर जाके क्लास ले लो, और जूम आपके पास अवेलेबल है, आप बाहर जाके क्लास ले लो, बाहर जाके बैठ के वहां भी बातें भी कर लेना। आपका कमांड यूजर को फैसिलिटेट करना होता है। अब आपका यूजर के साथ जो सिस्टम असल में बनाया यूजर के लिए जाता है, अब यूजर ने सिस्टम का जो हिस्सा देखना होता है वो फ्रंट एंड होता है। अगर वही उससे अच्छा नहीं लगेगा तो उसको कोई मतलब नहीं है बैक एंड पे क्या चीज हुई है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है माउस 1973 में आया था और फर्स्ट माउस, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। उसका आइडिया जो सक्सेसफुल फर्स्ट माउस था वो एप्पल ने दिया 1980 में। ये पिक्चर है फर्स्ट माउस की। डिजाइन आपको ज्यादा दिखाने का किस लिए पिक्चर्स ज्यादा दिखाई जा रही हैं, ताकि आपको आइडिया हो चीजों का कि किस तरह से चीजें इम्प्रूव स्टेप बाय बेहतर आती हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, एलन के ने दिया। डायनाबुक का कंसेप्ट है एक डायनाबुक जैसे जो आपके ये टैबलेट्स हैं, ये कंसेप्ट बहुत पहले से दे दिया गया था। जैसे मैंने आपको कहती हूँ 30 से 40 साल पहले जो कंसेप्ट होता है स्टार्ट हो चुका होता है। इस स्टेज पे आप आइडिया प्रपोजल वाली स्टेज पे हो, आपने एक नई चीज बतानी है। वो हो सकती है आप उस पर जितनी ज्यादा एफर्ट करेंगे वो आप एक अच्छा आइडिया दे देंगे, जरूरी नहीं है वो अगले दिन आपके टर्म एंड टर्म पे मुझे प्रोसेस से वो होगा। मैं आपका देखूंगी आपने कितनी एफर्ट की है, आपकी आउटपुट क्या है, क्या आती है, उस चीज से आपने कोई भी मतलब नहीं रखना। आपने जो प्रोसेस है एग्जैक्टली उसे अच्छे से फॉलो करना है, अपनी मैक्सिमम इनपुट देनी है। जितनी मैक्सिमम एफर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क भी किया जाएगा और आपको उसका बेनिफिट भी मिल जाता है। ये एक टेक्निकल रिपोर्ट टाइप आर्टिकल कह रहे हैं, तीन से 4 पेजेस का शायद ये एक आर्टिकल है। मैं आपको अपलोड कर दूंगी, आपने रीड करके आना है नेक्स्ट क्लास में। ओवरऑल थीम क्या है इस सारे का, जो मैं स्टार्ट से बता रही हूँ, लॉन्ग नोज ऑफ इनोवेशन के नाम से है। पहले हम ये रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। मोस्ट सक्सेसफुल न्यू थिंग्स वर इन्वेंटेड 20 years ago, 30 years is not seldom. So any technology that is going to have significant impact over the next 10 years is already at least 10 years old. बिल बक्सटन ये कहता है, ये टेक्निकल रिपोर्ट है जो कि आर्टिकल में, न्यूज आर्टिकल में ये प्रेजेंट की गई थी। बिल बक्सटन कहता है कि जो भी 10 साल बाद जो चीज आनी है ना, जो मार्केट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होनी है 10 साल बाद चीज, वो ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका है उस पर काम, वो ऑलरेडी 10 साल पुरानी है, उस पर 10 साल का काम हो चुका है, लेकिन स्टिल अभी प्रोसेस में है, स्टेप में। कभी भी जो क्वालिटी है चीज में वो एकदम से नहीं आ जाती। जैसे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो और एक मार्केट में कोई बंदा प्रोग्रामिंग का कोर्स करके सॉफ्टवेयर बना लेता है, तो दोनों में क्या फर्क होता है? आपका सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी का होता है। अब क्वालिटी किसी चीज में डायरेक्ट खुद से नहीं आ जाती कि अचानक आपने कोई चीज डाली है और उससे क्वालिटी आ रही है। क्वालिटी स्टेप वाइज आती है चीज में, आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करके उसमें चीज ऐड होती जाती है। तो एकदम से परेशान हो जाने के ये हो जाना चाहिए या नहीं हुआ तो हम छोड़ दें, ये वाली जरूरत नहीं होती। इसी चीज का यहाँ पे ये लॉन्ग नोज ऑफ इनोवेशन का जो आर्टिकल है, इसमें इसका मेन थीम किया है कि जो भी कोई चीज है, कोई भी जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट, छोटी छोटी प्रोडक्ट होती है जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में भी आती रहती हैं, कोई एप्स होती है छोटी छोटी, लेकिन जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा इन हो जाती हैं, उनमें 20 से 30 साल की मेहनत लगती है। अब एक वही बात को कह रहा है कि अगले 10 साल में जो प्रोडक्ट आएगी, हो सकता है 10 साल ऑलरेडी पुरानी है जिसपे काम हो चुका है। अभी जो आप इनिशियल एक आइडिया दे रहे हो सकता है कि आपकी क्लास में से इतने लोग ऐसे आइडियाज दें जो कि 20 साल या 30 साल के बाद एक बहुत सक्सेसफुल चीज बन चुकी हो। आप अभी जो अपने आइडिया सोचेंगे
जो आप इनिशिएट करेंगे, आप फ्रंट एंड अभी के वो आइडियाज पे आप बस स्टिक रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो हो सकता है कि इसी क्लास में से ऐसे आइडियाज आएंगे जो कि सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन चुके होंगे 20 से 30 साल के अंदर। आप उस पर कंटिन्यूस मेहनत करते रहते हो। इसमें कोई ये आर्टिकल आपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना है। मेन थीम बस यही है, इसमें ओवरऑल बात यही है, लेकिन आपने फिर भी रीड करना है। एक तो रीडिंग से ये होता है, मोस्टली स्टूडेंट का जो मैंने नोट किया है, राइटिंग जो होती है वो पुअर होती है। यहाँ पे जितनी भी आप डॉक्यूमेंट मुझे सेंड करेंगे, आपने कोशिश करनी है आप उसको अच्छे से बार बार रीड करके, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, और अभी से हैबिट बना लें अच्छी राइट करने की। आपके जो थीसिस आते हैं उसमें बहुत पुअर राइटिंग होती है आप लोगों की। आप स्टेप अभी तो छोटे छोटे टास्क होते हैं, इसमें इम्प्रूव कर देंगे कि आपकी पर्सनैलिटी का आपका एक पार्ट बन जाती है और आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट देती है। ये चीजें साथ साथ लर्न करते जाया करें। इसको कोशिश करना है राइटिंग को बहुत अच्छे से लिखना है, सेंटेंस रॉन्ग नहीं होने चाहिए। और उसका जो बात, जैसे समटाइम क्या होता है कि आप मुझे आइडिया बता रहे हो लेकिन आपको लिखना नहीं आ रहा, वो भी एक प्रॉब्लम है कि आपको लिखना नहीं आ रहा। लेकिन मैंने ये चेक करना है कि आपने उसे कन्वे कितने अच्छे से किया है। आइडियाज बेशक आपके माइंड में आप मुझे आके एक्सप्लिसिटली बता देते हो कि मेरा ये आइडिया है, लेकिन अब आपने उसके ऊपर लिखा नहीं हुआ, आपने उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, आपने नहीं बताया, तो मुझे लग रहा है उसकी वर्थ ही नहीं है। ये चीज भी आपसे पहले किसी भी पर्सन के पास आपकी डॉक्यूमेंट जाती है, पेपर जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है, तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अपना राइटिंग स्टाइल जो है वो बेटर बनाना है, और प्रॉब्लम को उसको इस तरह से लिखना है कि जैसे आप दूसरे बंदे से बात कर रहे हो। कम्युनिकेशन उसमें ऐसे होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स और यूजर और जो सारी चीजें आपने डिस्क्राइब करनी है। अच्छा, एक डायग्राम बनी हुई है, इसको समझ लें। लॉन्ग नोज ऑफ इनोवेशन का क्या मतलब है, ये देखें जहाँ से लाइन आ रही है और ये ऊपर को जा रही है। ये इन्वेंशन जब स्टार्ट हुई इनिशियल, जैसे अभी आपका आइडिया प्रपोजल वाली स्टेज स्टार्ट हो गई है, यहाँ से स्टार्ट हो गई, आपने एक आइडिया दिया, इन्वेंशन स्टार्ट हो गई है। देन उसमें रिफाइनमेंट होती गई है, रिफाइनमेंट चलती रही है, इंप्रूव होता रहा है, स्टेप वाइज बेहतरी आती गई, और लास्ट पे जाके ये ग्रोथ ऑफ एन आइडिया होती है। लास्ट के कुछ जो ईयर होती है उसमें जाके ये बहुत बेटर वो आ जाता है कि मार्केट में सक्सेसफुल आ जाता है। तो इस सारे ड्यूरेशन के अंदर 20 से 30 साल लग जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? इसका कुछ मीनिंग समझ आया? द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। क्या लगता है इसका मीनिंग? एक और चीज, जो भी माइंड में आया करे वो ठीक होता है, मल्टीपल टाइम और सोच लिया करें। एक आता है उसको लिख लें। समटाइम क्या होता है, एक और बात, एक आइडिया आया है उसके ऊपर स्टिक नहीं हो जाना कि ये ही एक आइडिया मेरे जेन में आ गया है, जैसे आप प्रपोजल भी अभी बनाएंगे उस पर स्टिक हो जाए कि ये बहुत बेहतर आइडिया है और ये तो हमने कमाल कर दिया, इससे बड़ी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती, हमने बहुत अच्छा आइडिया आ गया। ह्यूमन की नेचर होती है कि वो एक सोल्यूशन सोचता है उसके बाद छोड़ देता है। आपने हमेशा मल्टीपल आइडियाज को सोचना है। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी हो इवन आप अपनी ड्रेस डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें आप इतनी मल्टीपल चीजें सोचते हैं, इसके साथ कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा कलर ज्यादा मैच लगेगा, उसमें आप मल्टीपल ऑप्शन देखते हो। तो यहाँ असाइनमेंट बनाते हुए, कोई प्रोजेक्ट करते हुए, इतना बड़ा काम सोचते हुए आप एक दफा एक चीज आ गई उसको सोच के उसके बाद आपने कहना इससे तो इधर उधर मैंने हटना नहीं, ये काम खत्म हुआ, और उसको बंद करके और आप साइड पे कर देते हैं। तो ये एक गलत अप्रोच है कि एक आइडिया लेना और उसके ऊपर स्टिक हो जाना कि यही सुपर कूल आइडिया है और इसके बाद तो कोई आइडिया है। हमेशा मल्टीपल आइडिया को, जो भी अच्छी कंपनीज होती हैं, आगे मैं आपको बहुत सी एग्जांपल दूंगी, जैसे नासा की डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं वो बहुत सी मल्टीपल ऑप्शंस को देखती हैं और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लेती हैं कौन सा बेस्ट। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती है, फिर उसके अंदर ऑप्टिमल जो आपके लिए बेस्ट है उसको चूज करते हैं। अच्छा, बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, इसका क्या मतलब है? कैसे करेंगे क्रिएट?
अब हम इसको किस तरह से ले रहे हैं, इसको हम अपने फील्ड में कैसे ले रहे हैं कि आपको अब अगर आप सोचें कि नेक्स्ट ये वाला डिजाइन जो है, अब माइंड में अगर आप, मैं कहती हूँ माइंड में भी बैठ के सोचते रहे, एक तो एक्सप्लोर करना है, माइंड में बैठ के सोचते भी रहे तो आपके माइंड वो चीज आपको नहीं आएगी। एक तो आप दूसरे को कन्वे नहीं कर सकते, दूसरी चीज की अगर आप जहन के अंदर सोचते रहेंगे, एक ये वाले लोग जो हैं इनको मैंने कहा है आइडिया सोच रहे, ये लोग एक ग्रुप जो है वो अपने माइंड में सोचता है चीज को, और दूसरा ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है, उसे ड्रा करना स्टार्ट कर देता है। अब जिन्होंने ड्रा किया है वो, आप उसी जो चीज को है माइंड में रख के उसी पे रहते हो कि ये वाली चीज मैंने बतानी है आप आंसर में। अब जिन्होंने ड्रा किया उन्होंने एक तो ड्रा कर लिया, अब उन्हें को उसमें कोई चीज मसला लगी है तो वो दूसरा एक और ड्रा कर लिया, अच्छा यहाँ से थोड़ी सी गलती हो सकती है, यहाँ से हम इस एंगल में जा सकते हैं। तो वो एक को जब पेपर के ऊपर ले आते हैं अपने माइंड से तो अपनी मेमोरी से हटा देते हैं, अब तो पेपर पे आ गया सामने नजर आ रहेगा, बाद में उसको मेमोरी में ले आएंगे, उसको हटा के फिर दूसरे पे काम करना शुरू कर देते हैं, इस तरह से बेहतर है। तो बेस्ट वे क्या होता है, आप जो आप बजाय इसके कि आप अपने माइंड में रखें या उस पर काम ना करें, तो आप उसको क्रिएट कर लो। आपको प्रेडिक्शन जो होती है आपने प्रेडिक्ट करना, अब उसको इम्प्लीमेंट, आप उसको पेपर के ऊपर लेके आओ। यहाँ से हम हमारा जो स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट में आपको स्केचिंग वाला काम करवाऊंगी। पेपर स्केचिंग जो होती है वो सबसे पहला टास्क होता है इससे, किसी भी चीज को करने के लिए। जब आप इंटरफेस स्टार्ट करते हो तो हम डायरेक्टली इंटरफेस बनाने पे नहीं चले जाते कि हम ड्रैग ड्रॉप करना शुरू करते हैं, उस पर एफर्ट टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और आपके उस टाइम की वर्क नहीं होती, उतनी आउटपुट नहीं आती क्योंकि बार बार चेंज करना पड़ता है। हम इम्प्लीमेंट उस स्टेज पे करेंगे जब हमने आगे कुछ चेंज ना करना होगा। इनिशियल स्टेज पे इम्प्लीमेंटेशन कभी भी नहीं करनी चाहिए। इनिशियल पे उसे कहा जाता है पेपर प्रोटोटाइप या थ्रो अवे प्रोटोटाइप। थ्रो अवे का क्या मतलब है, हमने बनाना है क्योंकि हमने उसे डिस्कार्ड कर देना है, हमने थ्रो अवे फेंक देना है। डिस्कार्ड करने के लिए बनाई जाती है तो आपने उसको डिजाइन करके पेपर उस पर ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी, पेपर वो जस्ट आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए होती है। अपने माइंड से आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए आपको माइंड के अंदर ही नहीं रखने पड़ते, अगर आप माइंड के अंदर रखेंगे आप एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे, आपको पेपर के ऊपर लेके आने हैं। आइडिया को पेपर पर ले आए और उसके बाद आप उसको आपने देन आपकी मेमोरी फ्री हो गई, अब देन आप उसको लगाया कि ये वाली ऑप्शन खत्म हो गई, अगला पेज ओपन करें एक और आइडिया लेके आए, अगला पेज ओपन करें नेक्स्ट आइडिया लेके आए। इस तरह मल्टीपल आइडियाज को अपने माइंड से उगलवाएं, लेके आए नए आइडियाज को पेपर पे, जब ले आए हैं देन आप उसके अंदर कंपैरिजन करके उसमें से बेस्ट चूज कर सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग ग्राउंड्स कम्युनिकेशन, क्या मतलब होगा इसका? एक तो ये चीज मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने माइंड से मल्टीपल आइडियाज को निकाल लेंगे, जब आप पेज के ऊपर ड्रा कर लेंगे, प्रोटोटाइपिंग बना लेंगे, प्रोटोटाइप बना लेंगे। दूसरा क्या चीज है, अब अगर आपका ग्रुप है, मैंने 2 का 3 या 4 जो भी ग्रुप बनाया हुआ है, आप ग्रुप में प्रोजेक्ट कर रहे हो, अब एक बंदे ने कुछ बनाया है, अब आपने अपने दूसरे ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनको समझानी है वो चीज, उनको समझाने उस टाइम समझाते हो वो आपको ज्यादा बेटर लगता है, या अगर आपने ड्रा कर दिया और उसके साथ आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो ज्यादा इजी होता है? समझ आ गई है? ग्राउंड प्रोटोटाइप ग्राउंड कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट अपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, आपने कुछ कुछ पार्ट्स जैसे एक इंटरफेस इन्होंने बनाना था, नेक्स्ट इंटरफेस किसी और ने बनाना था, 5 डिफरेंट लोगों ने। अब आपने अपने माइंड में सोच लिया हुआ है और माइंड में सोच के ही आ जाते हो, आपस में डिस्कस करने शुरू हो जाते हो, तो आप अपने माइंड में जो चीज है दूसरे को कन्वे करना बहुत मुश्किल काम है। जब आप उसे पेपर के ऊपर ड्रा कर लेते हो एक्सप्लिसिट, एक माइंड के अंदर जो नॉलेज होता है उसे हम कहते हैं टैसिट नॉलेज है, किसी भी पर्सन के जो आप अपने एक्सपीरियंस से लाइफ में जो लर्न करते हो उसको टैसिट नॉलेज कहा जाता है, और जब हम टैसिट नॉलेज को पेपर पे ले आते हैं तो वो एक्सप्लिसिट हो जाता है। तो जब आपके माइंड में नॉलेज है उसको ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता है, जब आप आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जब आप ड्रा कर लेते हो देन आपको दूसरों को समझाना जो होता है वो बहुत इजी हो जाता है, कम्युनिकेशन जो होता है वो फैसिलिटेट हो जाती है, दूसरे अंडरस्टैंड उसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने सामने स्लाइड्स रखी हुई हैं, अब मैं स्लाइड्स के ऊपर दिखा के, मैं वैसे स्लाइड्स के बगैर अगर कर रही हूँ तो आपको इस तरह से कन्वे नहीं होगी चीज, स्लाइड्स भी है
और उसके बाद अगर मैं कह रही हूँ तब आपको मीनिंग कन्वे हो रहा है, सामने कोई चीज बनी हुई है वो भी आपको वहां से भी मीनिंग कन्वे हो रहा है, देन आप अंडरस्टैंड कर देते हो चीज को। ये डिफरेंट, आप कोई भी प्रोडक्ट्स है उसका डिजाइन बनाते हो तो इनिशियल डिजाइन बनता है, उसमें बहुत सी डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। यहाँ पे भी जब आप प्रोजेक्ट करोगे अभी आइडियाज लेके आओगे तो उसमें बहुत सी डिफरेंट स्टेजेस आएंगी जिसमें डिजाइन इम्प्रूव होता जाएगा, स्टेप वाइज बेहतरी उसमें आती जाएगी। इवन यहाँ हम यूजर से फीडबैक भी लेंगे, यूजर से फीडबैक लेने के बाद देन उसमें जो वो इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करेगा उसको इसमें ऐड करना, तो वो और इम्प्रूवमेंट स्टेप वाइज डिजाइन जो होता है वो बेहतर होता जाता है। यहाँ डिजाइन की डिफरेंट एग्जाम्पल दी हुई, पहले उन्होंने किस तरह से बनाया होगा, देन उसमें इम्प्रूवमेंट की हुई है। Prototyping is a strategy for efficiently dealing with the things that are hard to predict. इस लाइन को अंडरस्टैंड करें क्या मीनिंग है। Prototyping is a strategy for efficiently dealing with the things that are hard to predict. कुछ समझ आती है इसकी? प्रिडिक्ट करना, प्रोटोटाइपिंग क्या है, हम पेपर के ऊपर ड्रा करना चाहते हैं। तो ड्रा करना जो है वो एक टेक्निक है आपके, सोचे उन चीजों के लिए जो कि हमें प्रिडिक्ट माइंड में सोचना जो होता है मुश्किल होता है, जब हम ड्रा करने लग जाते हैं तो आसानी ज्यादा। अब स्टार्ट में आपको कोई असाइनमेंट शायद बहुत कोई मुश्किल काम लगता होगा इम्पॉसिबल है। इवन अभी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा आपको बहुत मुश्किल लगेगा कि प्रोजेक्ट जो है पता नहीं कैसे हो, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे आउटपुट आएगी। तो स्टार्ट में मुश्किल होता है। आप अगर माइंड के अंदर ही बैठे सोचते रहे, काम खुद से कुछ भी ना करें, माइंड के अंदर आप करते रहें ये होना है और वो स्टेप चलते रहें और ऊपर आप आउटपुट बाहर कुछ भी ना लेके आए, तो वो बहुत मुश्किल होता है। जब आप उसे करना डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर देते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। कुछ आपको रास्ते नजर आते हैं, अच्छा मैं इस साइड पे भी मूव कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी ऑप्शन अवेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप स्टार्ट पे इनिशियल स्टेज पे ही बैठे रहेंगे तो देन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या क्या हो सकता है। What do prototype help you find? प्रोटोटाइप क्या किस चीज में आपको हेल्प करती है? यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, योर नोन्स अननोन्स एंड योर अननोन्स अननोन्स। इनसे क्या मीनिंग लगता है? प्रोटोटाइप क्या चीज है? आपने ड्रा कर लिया, आपने उस चीज को जो आपके माइंड में आइडिया आ रहा है आप उसको ड्रा कर लेते हो किसी चीज पे, बेशक आप उसको टेक्सचर फॉर्म में, कुछ बीच में डिजाइन, कुछ सारी चीजों में जिस तरह से भी आ रहा है, कोई पर्टिकुलर उसका वे नहीं है कि उसी प्रोसेस के थ्रू करना है। जैसे भी आपको आ रहा है आपने बस पेपर के ऊपर ले आए हैं, उस आइडिया को अपने माइंड से निकाल के पेपर पे ले आए हैं ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें दूसरे लोगों से भी, और इवन अपने माइंड के अंदर भी फ्री स्पेस करके और आइडियाज को सोच सके। अब प्रोटोटाइपिंग किस चीज में हेल्प करती है? टू फाइंड योर नोन्स अननोन्स। नोन का क्या मतलब है कि जो चीजें आपको पता है। अब आपने प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई कर ली इस स्टेज पे, अब वो आपको चीज पता चल गई है ये मसला है। पहले जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे ये मसला है, आपने वहां से आइडिया लिया है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब उसका सोल्यूशन निकालना है। तो प्रोटोटाइप आपको जो आपको पता होता है उसमें हेल्प करती है, और जो आपको नहीं पता होता उसमें जब आप ड्रा करते हो तो आगे से नई चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। जो अननोन, अब एट दिस स्टेज आपको बहुत सी चीजें पता ही नहीं होंगी। एक तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, ये आपको इस स्टेज पे पता चलती है। जब आप ड्रा करते हो तो बहुत सी ऐसे रास्ते, ऐसी चीजें निकलती हैं जिनको आपको अननोन होती हैं, आपको उनका पता नहीं होता ये रिस्क आ सकते हैं। जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हो, स्टार्ट में आपको नहीं पता होता, जब आप प्रोटोटाइप में बनाते हो आपको लगता है कि अच्छा इसमें ये चीजें आ सकती हैं, उसके बाद वो अननोन है, फिर उनका सोल्यूशन वो फाइंड आउट करती है। प्रोटोटाइपिंग आपको हेल्प करती है ये फाइंड करने में। Humans are bad at estimating the range of possibility. They limit themselves to a small possibility. Common mistake is to come up with one idea you think is super cool and stick to that. Good thing is to consider many possible options. इस स्लाइड का ओवरऑल क्या मीनिंग है? ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमन की नेचर है कि वो एक आइडिया सोचते हैं और उस पर स्टिक हो जाते हैं। आपकी जितनी चीजें भी आप पढ़ेंगे ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट पे, अगर मैं एक्सप्लिसिटली बोलती हूँ या नहीं बोलती, लेकिन वहां इंप्लीमेंट होनी चाहिए।
जितना भी आप इस कोर्स के अंदर जो स्ट्रेटजीज जो टेक्निक्स पढ़ेंगे वो सारी चीजें उसमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अब जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन की नेचर है कि वो एक आइडिया सोच लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारा हो गया, ये बहुत अच्छा आइडिया है, हमने बहुत ब्रिलियंट चीज सोच ली है, और मल्टीपल ऑप्शन नहीं सोचते। आपको हमेशा क्या है, मल्टीपल चीजें ऑप्शन सोचनी है, कभी भी खुद को एक आइडिया के ऊपर स्टिक नहीं कर लेना, मल्टीपल ऑप्शन सोचनी है, फिर उनमें से बेस्ट को ले लेना है, चूज कर लेना। इस सारी स्लाइड का मतलब ये है। फोकस ऑन गोल्स, अवॉल्व द डिजाइन। एक आइडिया सोच लिया, अब फाइनल हो गया आप सबका आइडिया, इनिशियल स्टेज पे आपने आइडिया डिजाइन कर लिया है। उसके बाद आपने उसको अवॉल्व का क्या मतलब है, उसके अंदर स्टार्ट में तो आइडिया, जब आप डिजाइन बनाओगे, पेपर पे स्केच बनाओगे, तो आपको इनिशियल स्टेज पे नहीं पता, बहुत सी चीजें स्टेप वाइज उसमें आती जाएंगी, इंप्रूवमेंट होती जाएंगी, यूजर से फीडबैक आएगा, फिर इंप्रूवमेंट होगी, उस तरह की और एप्लीकेशन आप देखेंगे, वहां से आपको सजेशन मिल जाएंगे, इंप्रूवमेंट होगी, इस तरह से उसमें बेहतरी आती जाएगी, स्टार्ट इवॉल्व होता जाएगा। आपने फोकस रखना है अपना गोल पे और डिजाइन को इवॉल्व करते जाना है। इस बात का क्या मतलब है, डिजाइन को इवॉल्व करते करते आप अपना जो मेन मकसद है उससे ना हट जाए। आपने एक आइडिया सोचा, स्टार्ट में इनिशिएट किया, उसके बाद जब आपने इवॉल्व करना शुरू किया, डिजाइन में बेहतरी लाते गए, आपने डिफरेंट एप्स देखी, डिफरेंट और चीजों से, डिफरेंट वेबसाइट से देख के, डिफरेंट लोगों से यूजर फीडबैक लेके, लोगों से सजेशन लेने के बाद, सीआई एक्सपर्ट लोगों से आप लेते हो कुछ सजेशन, और उसके बाद आपने इम्प्रूवमेंट लानी होती है। लेकिन इम्प्रूवमेंट आपने अपने करते करते, अपने डिजाइन को इवॉल्व करते करते अपने मेन मकसद से हट नहीं जाना, जिसलिए आप डिजाइन बना रहे हो। एक आपका एम है जिस चीज को आप इम्प्रूव कर रहे हो, आप डिजाइन को इवॉल्व करते करते समटाइम्स क्या होता है, इंसान अपनी वो मेन उससे हट के किसी और ही डायरेक्शन में चला जाता है। एक दफा जो सोच लिया, उसको इवॉल्व करना है, बेहतर बनाना है डिजाइन, लेकिन उसी फोकस अपना जो है वो गोल पे रखना है कि हमने इसी चीज को बेहतर बनाना है, कहीं और नहीं डायरेक्शन में मूव करना। A good strategy is begin with a wide range of possible design, very rough in form. स्टार्ट हमेशा वाइड रेंज ऑफ डिजाइन ऑप्शन जैसे लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा ऑप्शन लें स्टार्ट में। रफ आगे क्यों लिखा हुआ है, वेरी रफ, क्योंकि डिस्कार्ड कर देनी है। अब अगर इनिशियल स्टेज पे आप कहें मैं वर्ड में बनाना शुरू कर दूं या मैं HTML में डिजाइन बनाना शुरू कर दूं स्केच की स्टेज पे, तो वो आप अपनी एफर्ट जो है वो टूल को यूटिलाइज करने में ज्यादा लगा दोगे, बजाय इसकी कि अपने जेहन से नए आइडिया को वो सोचो कि इसमें क्या क्या बेहतरी हो सकती है। तो स्टार्ट स्टेज पे एक बहुत रफ सा डिजाइन बनाना होता है, स्केच बनाना होता है, जो कि सबसे बेस्ट होता है कि पेपर पे किया जाए, और पेपर पे करके, ताकि जो जितनी आपकी एफर्ट होती है वो आइडिया को अच्छा लेके आने में, आइडिया अच्छा एक्सप्लोर करने में जाए, बजाय इसके कि आप उस पे सारी एफर्ट जो है उस चीज पे ना लगा दो कि आपने कॉस्मेटिक्स उस पे ना लगा दो। डेफिनेटली कॉस्मेटिक्स पे एफर्ट लगती है, लेकिन वो आपकी लास्ट स्टेज पे आएगी, जब हम फाइनल करके जिसमें कोई चेंज नहीं करना उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करते हुए कॉस्मेटिक वाली चीज को देखा जाता है, लेकिन अर्ली स्टेज पे आपने किसी ऐप को यूज करने के बगैर, किसी भी चीज के बगैर, आपने जस्ट पेपर पे ड्रा करना होता है, और बहुत रफ से, लेकिन बहुत मल्टीपल आइडियाज को। रिड्यूस द नंबर ऑफ डिजाइन। आप जैसे फॉर एग्जांपल 100 आइडिया सोच लिए हुए हैं आपने, पूरा रूम के अंदर आपने 100 पेजेस नीचे बिछा दिए हैं और हर के ऊपर डिजाइन बना हुआ है। अब क्या करें, उसके बाद उसमें से डिस्कार्ड करते जाएं, रिड्यूस द नंबर ऑफ डिजाइन निकालते। जैसे शॉपिंग आप में से कुछ लोग ऐसे करते होंगे, जाके एक शॉप के अंदर सारे ड्रेसेस देख लिए, सारे ड्रेसेस देखने के बाद आपने जैसे उसमें से कुछ सिलेक्ट कर लिए, ये मैंने 10 देख लिए हैं, अब उन 10 के अंदर से आप एक एक करके निकालते जाते हो, ये भी नहीं अच्छा, ये इस रीजन से नहीं अच्छा, ये इस रीजन से नहीं अच्छा, डिस्कार्ड करते जाते हो। तो उसी तरह से सोचे, पहले आपने 100 डिफरेंट डिजाइन सोच के आपने ऑप्शन, पहली स्टेज पे बस माइंड के अंदर से डिजाइन की ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन सोचते जाना है। जब ऑप्शन सोचनी सारी पेपर लगा लिए, अब उसके अंदर से निकालते जाएं, अच्छा ये भी नहीं बेटर, ये नहीं बेहतर, कौन कौन सी। अब ये नहीं है कि विदाउट एनी रीजन, निकालने की रीजन भी देनी है। अब ये वाला डिजाइन मैंने किस रीजन से डिस्कार्ड किया है, फेंक देना है, वो ऑप्शन निकालते जाना है और रिड्यूस करते जाना है। एड सम वेरिएशन। अब हो सकता है कि एक डिजाइन जो था उसमें जो मेन्यू बार था वो बेहतर था, दूसरा डिजाइन जो था वो हमें ज्यादा बेहतर लग रहा है, रखने के पर्सपेक्टिव से उसमें फंक्शनैलिटी बेहतर है,
तो आप वेरिएशन कर लें थोड़ी सी, उसकी जो अच्छी चीज है उसके मेन्यू बार को यहाँ पे कन्वर्ट कर लें, कुछ वेरिएशन ऐड कर लें जो आपने पहले से आइडियाज सोचे हुए हैं। Continue this and gradually reduce the number of possible options until you are considering small variation like font or shades. इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है। क्या टोटल ओवरऑल प्रोसीजर बना? मल्टीपल आइडियाज को सोचना है, उसके बाद पेपर पे ड्रा कर लेना है, उसके बाद उसको रिड्यूस करना है, निकालता डिस्कार्ड करते जाना है ऑप्शंस को। अब जिनको निकाल रहे हो किस रीजन से निकाल रहे हो ये आपने मेंशन करना है, बताना है कि किस रीजन से निकाल रहे हैं, और उसके बाद कुछ जो डिजाइन ऑप्शंस रह गई हैं उसमें वेरिएशन कर देनी है जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं। और लास्ट पे क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करते हैं, यहाँ पे चेयर्स हैं, ये चेयर्स बहुत कंफर्टेबल भी बनाई जा सकती थी, सोफा के स्टाइल में बनाई जा सकती थी, जैसे सिनेमा में चेयर्स होती हैं इनको बहुत बेहतर बनाया जा सकता था और ज्यादा कंफर्ट होती, लेकिन इनको कंफर्टेबल नहीं बनाया गया। यहाँ पे क्या था कि आपके लर्निंग को, आप कंफर्टेबल होती है आप तो सो जाते हैं बैठ के, तो लर्निंग कुछ जगह पे हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है किसी और चीज को हासिल करने के लिए। हम कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिन पे हम नहीं कर सकते। हो सकता है, ये चीज मेरे बताने का मकसद क्या है कि हो सकता है कि आप किसी वेबसाइट ऐसी को लेके आ जाओ आइडिया में कि ये इस वेबसाइट में ये गलती है, ये बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन वो चीज उन्होंने किसी ऐसी रीजन से की हो जो जरूरी हो, उसका मेन मकसद हो। अब यहाँ पे आप कहते हो, आइडिया लेके आते हो कि ये चेयर बेहतर बनाई जा सकती है, यहाँ पे सोफा लगा दे, लेकिन यहाँ पे मेन मकसद क्या है, लर्निंग है। अब यहाँ पे अगर आपको आपके कंफर्ट को कंप्रोमाइज किया गया है इस बेस पे ताकि आप लर्न बेटर कर सको, नहीं तो आपको कंफर्टेबल चेयर भी दी जा सकती थी। अच्छा, यहाँ पे आपको एक डिजाइन, क्या हुआ है अभी पहले देगा, आपका लेक्चर चल रहा है। अच्छा जल्दी से देख लें यहाँ पे क्या शो हो रहा है। माउस के, जो मैं आपको चीज कह रही हूँ, मल्टीपल डिजाइन बनाने हैं, यहाँ पे माउस के बहुत से डिजाइन आपको शो हो रहे हैं। आईडीओ कंपनी है, उसने डिजाइन जो था माउस का दिया। अब माउस का डिजाइन बनाने के लिए उसने मल्टीपल ऑप्शन हमेशा सोची जाती हैं, मल्टीपल ऑप्शन जो मैं आपको बता रही हूँ। इस स्टेज पे शायद आपको ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर आप सिंगल आइडिया लेके उसको काम शुरू कर देते हो तो लास्ट पे जाके वेस्ट हो जाता है, आगे आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जो इनिशियल स्टेज से ज्यादा एफर्ट लगा लेते हैं, ज्यादा टाइम, उनके आगे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं। इवन कियोस्क रिपोर्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है जिसमें आपको वो होता है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट, वहां पे रिसर्च में प्रूव हुआ है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग पे ज्यादा टाइम लगाते हैं वो उनके प्रोजेक्ट जो होते हैं वो जल्दी भी हो जाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। इवन इनिशियल स्टेज पे नॉर्मली लगता है, जैसे ये ग्रुप जो है वो प्लानिंग करके चलाता है, ये डायरेक्ट स्टार्ट कर देता है। इनिशियल पे लगेगा कि ये तो बहुत तेज से चल रहे हैं, इनको टेंशन लग जाएगी कि हमारा तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, लेकिन आगे जाके ये किसी ऐसी जगह पे वो स्टक हो जाएंगे, इनका स्मूथली रन होता रहेगा, तो ये टाइमली कंप्लीट कर लेंगे जो लोग इनिशियल स्टेज। अब यही इस बात के लिए कह रही हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल आइडियाज को अगर सोच लेंगे तो वो आपका एक सक्सेसफुल चीज बन जाएगी। यहाँ पे मल्टीपल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट ने माउस के मल्टीपल डिजाइन दिए हुए हैं। सम एम फॉर ब्यूटी, अदर एम फॉर कंफर्ट। By trying these different options, they were able to reach a good compromise. ये चीज अभी मैंने बताई है कि कुछ सिचुएशन पे आपको कंप्रोमाइज, लास्ट में फॉर एग्जांपल आपके पास 5 ऑप्शन रह गए हैं, 5 ऑप्शन आपको कुछ लग रहे हैं कि देखने में ज्यादा प्यारे हैं, जैसे इधर मैंने चेयर की एग्जांपल दिया है कि आपको एक चीज लग रही है कि कंफर्टेबल ज्यादा है और दूसरी जो है वो आपका मेन जो एम है लर्निंग उसको सपोर्ट ज्यादा कर रही है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे माउस में वो कह रहे हैं कुछ जो देखने में प्यारे हैं और कुछ यूज करने में कंफर्टेबल ज्यादा है, तो उन्होंने एक कंप्रोमाइज करना होता है लास्ट पे। कुछ ऐसी सिचुएशन जब डिजाइन आप लेटर स्टेजेस पे जाते हो देन आपको दोनों ऑप्शन बेटर लग रही होती है। अब आप जैसे शॉपिंग कर रहे हैं, लास्ट में 2 ड्रेस आपके ऐसे आ गए हैं,
अब उन दोनों में आपको दोनों को समझ नहीं आ रही कि कौन सा लेना है, दोनों आपको बेटर इक्वल लग रहे हैं, अब उसमें आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा किसी एक को गेट करने के लिए, किसी एक को आप ले लेंगे, कंप्रोमाइज कर लेंगे कि फाइनल आपने ये डिजाइनिंग करनी है उसकी। पर डिजाइनिंग कर रहे हैं अगर ड्रेस की, आपने उसके साथ कोई मैचिंग करनी है, लास्ट में आपको दो ऑप्शन चाहिए, दोनों ऑप्शन बहुत बेटर लग रही हैं, दोनों ऑप्शंस में से फिर आप क्या करते हो, एक ऑप्शन चूज करनी है। अब आप रेड और ग्रीन दोनों तो नहीं कर सकते, कोई एक ऑप्शन चूज कर लोगे उसमें से। प्रोटोटाइप को क्या होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें देख लें, जरूरी नहीं है प्रोटोटाइप कंप्लीट हो, जैसे मैं आपको कह रही हूँ इनिशियल स्टेज पे जरूरी नहीं है कि हर चीज हो, आपका इस बटन पे क्लिक करेगा तो आगे जाके जो ओपन होना है वो भी उस वक्त होना चाहिए। स्टार्ट स्टेज पे जस्ट आपका इनिशियल स्केचेस है, जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट डिजाइन हो। प्रोटोटाइप को कंप्लीट होना जरूरी नहीं होता, चेंज करना इजी होना चाहिए क्योंकि उसमें वेरिएशन आनी है, हमने बहुत सी चीजें अडॉप्ट करते जाना है, उसमें चेंज होना इजी होना चाहिए। गेट्स टू रिटायर क्या मतलब है, जैसे मैंने लास्ट में बात की है, थ्रो अवे प्रोटोटाइप होती है, डिस्कार्ड कर देनी होती है, हमें फेंक देना होता है, तो हमें इन पे इतनी मेहनत नहीं करनी, ये गेट्स टू रिटायर उन्हें फेंक देना होता है। प्रोटोटाइप आपको हेल्प करेगी, आपने बट कोई भी चीज जैसे आपने अपना आइडिया सोच लिया है, व्हाट माइट इट लुक लाइक, आप सोचते हो अपने ज़हन में, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसा लगेगा, नजर कैसा आएगा, अब जब आप ड्रा करना शुरू हो जाओगे आपको उससे आंसर मिल जाएगा, आपने इस क्वेश्चन का कि कैसा लगेगा, व्हाट माइट इट वर्क लाइक, ये काम कैसे करेगा, व्हाट माइट द एक्सपीरियंस बी लाइक, आपको इसको यूज करने का एक्सपीरियंस कैसे होगा। इसमें आगे एक चीज आएगी स्टोरी बोर्ड, उसमें दिखाया जाता है कि आपको, उसकी मैं एक वीडियो भी आपको दूंगी जिससे एक पे क्लिक करने से फिर आगे क्या ऑप्शन होनी चाहिए, एक देन नेक्स्ट क्या ऑप्शन होती है वो दिखाया जाता है प्रोटोटाइप में। इवन स्केचेस में ये चीज भी दिखाई जाती है जिसको हम स्टोरी बोर्ड्स कहते हैं। तो ये चीजें प्रोटोटाइप से आपको मिल जाती हैं। साइलेंट, नेक्स्ट टाइम जो बच्चे बात कर रहे हैं आपको क्लास में बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है, मतलब आपके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप यहाँ पे आओ, फिर आप क्यों, या तो आप पे रिस्ट्रिक्शन होती है और आप मजबूरी में यहाँ पे बैठ के और फिर आपस में बातें कर रहे हो, आप बाहर जाके आराम से बैठ के बातें कर लो। द बेस्ट वे टू हैव ए गुड आइडिया इज टू हैव लॉट ऑफ आइडियाज। देखिए सामने क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्लियर है, उसको ऊपर जो धागा होता है ना 55 वो 90 ग्राम का होता है, क्लास 4 क्या स्टेटमेंट का मतलब है, ये ऐसी चीजें नहीं है कि कोई ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस, पूरी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बाद ये चीजें बनी होती हैं। द बेस्ट वे टू हैव ए गुड आइडिया इज टू हैव लॉट ऑफ आइडियाज। एक अच्छा आइडिया लेने के लिए, जैसे आपने अभी सोचना है, इसकी इम्पोर्टेंस मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि आपने नेक्स्ट स्टेज आपकी आइडिया की है। अगर एक अच्छा आइडिया जो है वो तब आता है जब आप मल्टीपल आइडियाज के बारे में सोचते हो। कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी का माइंड इतना वो कोई अच्छा है, ब्रिलियंट है कि वो एक आइडिया सोचता है वो ही कोई बेस्ट ऑप्शन होती है। हमेशा हर वो बंदा जिसका अच्छा आइडिया होता है उसने उसके बैकएंड पे बहुत एफर्ट की होती है, उसकी मेहनत होती है और उसने मल्टीपल चीजों को सोच के माइंड में रख के देन वो उसका आउटपुट पे आया। अगर एक अच्छा आइडिया उस एक बंदे ने उस पर 18 आवर्स लगाए हैं और आपने 1 आवर लगाया है तो दोनों का कभी भी इक्वल नहीं होगा। प्रोटोटाइप्स आर क्वेश्चन आस्क्ड लॉट ऑफ देम। अब जब आप प्रोटोटाइप बनाने लगे यार तो उस स्टेज पे आप खुद से क्वेश्चन पूछते जाओ, अच्छा इस तरह से हो सकता है, और फिर उसके रिस्पॉन्ड में आपको बहुत से क्वेश्चन पूछो, देन आपका डिजाइन इंप्रूव होता जाता है कि ये इस तरह की चीजें आ सकती हैं। हमने ये सारा कहा था कि ये कोर्स क्या है, हमने डिजाइन बनाना है, डिजाइन को इम्प्लीमेंट करना है और देन उसे एवेलुएट करना है। डिजाइन देन इम्प्लीमेंट देन एवेलुएशन। अब एक डिजाइन फॉर एग्जांपल आपने जो आइडिया दिया है, आपने वो आइडिया दे दिया, उसके बाद आपका डिजाइन भी इम्प्लीमेंट भी हो गया। उसके बाद मैं कैसे कह सकती हूँ कि आपका डिजाइन जो है, आप कहते हो कि ये मैंने बहुत अच्छा बना दिया प्रीवियस वाले से, कैसे पता चलेगा ये अच्छा है, किस बेस पे? उसकी डिजाइन की एवेल्युएशन होगी। एवेल्युएशन के बहुत से डिफरेंट वेज होते हैं,
आप इसमें बहुत सी टेक्निक पढ़ेंगे, जैसे ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन एक पढ़ेंगे, यूजिबिलिटी टेस्टिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल आप नया इंटरफेस बनाते हैं तो मैं दोनों ऐप के इंटरफेस एक ये वाला ग्रुप होता है, लैब में आपको बुला के एक ग्रुप को पुराना वाला इंटरफेस दे देते हो, एक को नए वाला इंटरफेस दे देते हो। दोनों ग्रुप्स को क्या करते हो, आप सेम टास्क परफॉर्म करवाते हो। अब नए वाला जो इंटरफेस है उस पे उन्होंने ज्यादा जल्दी किया है, कम एरर के साथ किया है, या पुराने वाले पे ज्यादा जल्दी और ज्यादा कम एरर के साथ किया है, कौन से पे ज्यादा उनको कंफर्टेबल लगा है, कौन से पे ज्यादा सेटिस्फाई हुए हैं, इससे आप फाइंड आउट कर लेते हो कौन सी डिजाइन ज्यादा बेटर है। आपके कहने की बेस पे तो नहीं हो सकता, आपको प्रूफ देना होता है कि कौन सा डिजाइन बेटर है। तो अवेल्युएशन डिजाइन की क्या है, जब आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो देन आप उसकी टेस्टिंग करते हो। टेस्टिंग के बहुत से मेथड हो सकते हैं, इसमें हम कुछ मेथड पढ़ेंगे, यूजिबिलिटी टेस्टिंग और ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, इस तरह डिफरेंट टेस्टिंग करेंगे। और आप जब अपना डिजाइन बनाओगे उसकी भी हम टेस्टिंग इंशाल्लाह यूजर से करवाएंगे। इवन आप अपने साथ वाले लोगों से टेस्टिंग करवा सकते हो। टेस्टिंग के बाद जो फीडबैक आता है उसको, अच्छा एक चीज आपने बनाई, इम्प्लीमेंट कर ली, इम्प्लीमेंट करने के बाद ना आपने टेस्टिंग की और एवैल्यूएशन से हो गया कि पुराना जो था वो ज्यादा बेटर है, उस केस में क्या करोगे? आपने इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो आपने उसको यूं ही डिस्कार्ड नहीं कर देना, आपकी इतनी मेहनत उसमें इन्वॉल्व हुई है, आप उसमें कोई और चीज ऐड करके उसको बेहतर तरीके से दोबारा इंप्रूव करके, एक छोटा सा पोर्शन इंप्रूव करके ज्यादा बेहतर तरीके से लेके आ सकते हो। दोबारा से उसको एक पार्ट ऐड करो, उसकी री टेस्टिंग करवा लो, इंप्रूवमेंट लेके आ गई। डिफरेंट मेथड होते हैं। यूजिबिलिटी टेस्टिंग स्टडी करवाई जाती है जिसमें इनफॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है। सर्वेज करवाए जा सकते हैं, लोगों से क्वेश्चनियर भेज के गेट किया जा सकता है। फीडबैक एक्सपर्ट, जैसे कुछ एचसीआई के एक्सपर्ट लोग हैं, अब उनको डिजाइन को देखते भी, अगर आप एक फील्ड में इतने सालों से काम कर रहे हो तो आपको डिजाइन को देख के भी पता चल जाता है। इवन मैं ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का जब आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी, आपसे असाइनमेंट बनवा के मैं डिजाइन की एक दूसरे में शक्ल कर दूंगी, देन आप देखोगे कि आपको एक टॉपिक पढ़ने के बाद इतना इस हद तक आइडिया हो जाएगा। तो जो इतने सालों से वो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनको ज्यादा बेटर पता होता है, वो देख के बना सकते हैं। आप एक्सपर्ट से फीडबैक ले सकते हो, ड्यूरिंग डिजाइन बनाते हुए भी ले सकते हो, स्केचेस बना के, ताकि आप बेटर इंप्रूव कर लो, और डिजाइन बनाने के बाद लास्ट स्टेज पे भी ले सकते हो। इस पे हम कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। कंपैरेटिव भी कर सकते हो। जो कंपैरेटिव कौन सा है, जो मैंने आपको बताया है कि आप पुराना इंटरफेस एक ग्रुप को दे दो, एक को नया दे दो, और दोनों में कंपैरिजन कर लो कौन सा बेटर है, इसमें किया जा सकता है।